स्वागत है आपका जस्ट लिसन सीरीज के एक और नए वीडियो में, जहां हम जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आप अपने अपने हेडफोन लगा लें और इसे सुने। और हाँ, इस वीडियो का फ्री नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिबेट में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की आज़ादी की असली नींव किसी बहुत बड़े राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि बिहार के एक धूल भरे गांव में उगाई जाने वाली नील की फसल और जर्मनी के केमिकल लेबोरेटरी में रखी गई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सुनना मतलब थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में, लेकिन इतिहास की परतें जब खुलती हैं ना, तो सच्चाई अक्सर ऐसी ही हैरान करने वाली होती है। हम घटनाओं को बहुत सीधे तौर पर देखने के आदी हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत का जो ताना बाना होता है ना, वो बहुत जटिल होता है। सही कहा आपने। और देखिए, आज की हमारी चर्चा का केंद्र भी ठीक यही जटिलता है। हम 1917 के ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के जो मूल स्रोत दस्तावेज हैं, उनकी गहराई में जा रहे हैं। इसे भारतीय इतिहास की धारा बदलने वाला एक निर्णायक क्षण माना जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी बहस का मुख्य प्रश्न आज ये है कि चंपारण सत्याग्रह की इस अभूतपूर्व सफलता का वास्तविक कारण आखिर क्या था? क्या ये सफलता मुख्य रूप से महात्मा गांधी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, मतलब उनके साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण और सत्याग्रह की उनकी नई कार्यप्रणाली का परिणाम थी? मैं इस चर्चा में इसी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और मैं इसका एक अलग पहलू सामने रखूंगा। मेरा मानना है कि क्या इस सफलता की असली नींव पहले से ही तैयार नहीं थी? मतलब क्या ये दशकों से चले आ रहे स्थानीय किसानों के जमीनी संघर्ष, राजकुमार शुक्ल जैसे गुमनाम नायकों की अदम्य जिद और सबसे जरूरी बात, यूरोपीय बाजार में जर्मन सिंथेटिक डाई के आ जाने से ब्रिटिश नील उद्योग के स्वाभाविक आर्थिक पतन का परिणाम था? और यहीं से हमारी ये वैचारिक असहमति शुरू होती है। देखिए, मेरा दृढ़ मत है कि चंपारण का किसान समाज दशकों से पीड़ित तो था, लेकिन गांधी जी का जो नवीन दृष्टिकोण था, जिसे हम एविडेंस बेस्ड या साक्ष्य आधारित कहते हैं, और उनका अहिंसक तरीका ही वो मुख्य शक्ति था जिसने इस बिखरे हुए स्थानीय विद्रोह को एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। लेकिन विद्रोह तो पहले भी हुए थे ना? बिल्कुल। अगर आप ऐतिहासिक दस्तावेज देखें तो 1867 में लाल सरिया कारखाने के पास विद्रोह हुआ था। फिर 1907 और 1908 में साथी और बेतिया में भी किसानों ने हथियार उठाए थे। लेकिन तब हुआ क्या? उन्हें कुचल दिया गया। हाँ, उस शक्तिशाली ब्रिटिश सुपर गवर्नमेंट ने उन विद्रोहों को बहुत ही क्रूरता से अपने जूतों तले कुचल दिया था। चंपारण का जो किसान समाज था, वो उस समय बिखरी हुई ईंटों की तरह था। मतलब भारी, खतरनाक, लेकिन जिन्हें आसानी से दरकिनार किया जा सकता था। एक दिलचस्प उपमा है ये। मैं मानती हूँ कि गांधी जी वो कुशल वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने कोई नई ईंटें नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने इन बिखरी हुई ईंटों को सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के गारे से जोड़कर एक ऐसा अभेद किला बना दिया जिसे ब्रिटिश साम्राज्य चाहकर भी ढा नहीं सका। आपकी ये वास्तुकार वाली उपमा सुनने में बहुत शानदार लगती है, लेकिन एक वास्तुकार तभी कुछ बना सकता है जब जमीन पहले से तैयार हो। और मेरा मानना है कि वो जमीन चंपारण के किसानों ने अपने खून पसीने से बहुत बहुत पहले ही तैयार कर दी थी। तो आप अर्थशास्त्र की ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं इसे ऐसे देखता हूं कि ब्रिटिश नील उद्योग दीमक लगा हुआ एक खोखला पेड़ था। वैश्विक अर्थशास्त्र और स्थानीय किसानों के निरंतर प्रतिरोध की जो कुल्हाड़ियां थीं, उन्होंने उस पेड़ को पहले ही अंदर से खोखला कर दिया था। गांधी जी ने आकर बस उसे अंतिम धक्का दिया। अंतिम धक्का? ये थोड़ा ये गांधी जी के योगदान को कम आंकना नहीं हुआ? माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं है। जरा अर्थशास्त्र को सोचिए। 1880 के दशक के अंत में जब जर्मनी की लेबोरेटरीज में कृत्रिम रंग यानी सिंथेटिक डाई का आविष्कार हो गया, तो प्राकृतिक नील की मांग वैश्विक बाजार में वैसे भी औंधे मुंह गिर चुकी थी। ये पूरी तरह से एक डूबता हुआ जहाज था, और राजकुमार शुक्ल जैसे साहसी किसानों के बिना ये मुद्दा कभी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आ पाता। देखिए, मैं राजकुमार शुक्ल के साहस को जरा भी कम नहीं आंक रही हूँ। वो निस्संदेह महान थे, लेकिन साहस तो
1907 के उन किसानों में भी था जिन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया था। तो फर्क किस चीज का था? आपके हिसाब से क्या फर्क था? फर्क कार्यप्रणाली का था, मेथोडोलॉजी का। चंपारण में गांधी जी ने एक ठेठ राजनेता की तरह कोई भाषणबाजी नहीं की। उन्होंने एक वकील और एक समाजशास्त्री की तरह काम किया। उन्होंने भीड़ को हिंसक बिल्कुल नहीं होने दिया। जरा 1917 के मोतिहारी की कल्पना कीजिए। कोई इंटरनेट नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, हजारों अनपढ़ डरे हुए किसान आ रहे हैं। हाँ, वो एक जन सैलाब था। और गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने 8,000 से अधिक किसानों के बयानों का बाकायदा दस्तावेजीकरण किया। और वो भी कोई साधारण दस्तावेजीकरण नहीं। उन्होंने अपने सहयोगियों को, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज शामिल थे, सख्त निर्देश दिया था कि हर किसान से कड़ी जिरह की जाए। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन। बिल्कुल। अगर किसी किसान की कहानी में जरा सा भी झोल हो तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाए। ये आज के समय की एक विशाल सामूहिक जनहित याचिका या क्लास एक्शन लॉ सूट की तरह था। इसी अकाट्य कार्यप्रणाली ने ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गैट को मजबूर किया कि वो चंपारण कृषि जांच समिति बनाए। कागजों और बयानों की ये बात तार्किक है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। कागजों पर स्याही तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक जमीन पर लोगों में अपनी जान दांव पर लगाने का जज्बा न हो। आप कार्यप्रणाली को पूरा श्रेय दे रही हैं? पूरा नहीं, पर मुख्य श्रेय। पीर मोहम्मद मुनिस का नाम अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं दब जाता है। वो एक बहुत निडर हिंदी पत्रकार थे। जब चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ बोलना सीधे सीधे मौत को बुलावा देना था, तब उन्होंने कानपुर से छपने वाले प्रताप अखबार में चंपारण की दुर्दशा नाम से लगातार लेख लिखे। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बदमाश पत्रकार घोषित कर दिया था। सही कहा आपने। जी, उन्होंने पूरे देश का ध्यान उस अंधेरे कोने की ओर खींच लिया था। और अगर जान दांव पर लगाने की बात ही है तो बतख मियाँ को कैसे भूला जा सकता है? बतख मियाँ की कहानी वाकई चंपारण के इतिहास का एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को वो प्रसंग जरा विस्तार से बताएं, क्योंकि ये समझाता है कि अंग्रेज असल में किस हद तक बौखला गए थे। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये घटना सीधे तौर पर उसी दस्तावेजीकरण से जुड़ी है जिसकी आप अभी बात कर रही थीं। 1917 में जब गांधी जी मोतिहारी में सबूत इकट्ठा कर रहे थे, तो इरविन नाम का एक ब्रिटिश नील कारखाने का मैनेजर पूरी तरह से घबरा गया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी व्यवस्था खत्म होने वाली है। हाँ, उसे लगा कि ये आदमी कानूनी तौर पर हमें बर्बाद कर देगा। तो उसने एक साजिश रची। उसने गांधी जी को रात के खाने पर बातचीत के लिए बुलाया। इरविन के यहाँ बतख मियाँ नाम का एक रसोइया काम करता था। इरविन ने बतख मियाँ के परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसे मजबूर किया कि वो गांधी जी के दूध के गिलास में जहर मिला दे। मतलब एक बहुत ही खौफनाक स्थिति थी। एक तरफ खुद की नौकरी और परिवार और दूसरी तरफ एक अनजान नेता की जान। ठीक कहा आपने। लेकिन जब बतख मियाँ वो जहर मिला हुआ दूध का ग्लास लेकर गांधी जी के पास पहुंचे तो उनकी अंतरात्मा ने जवाब दे दिया। उन्होंने रोते हुए वो ग्लास जमीन पर गिरा दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सारी सच्चाई बता दी। एक बहुत बड़ा बलिदान। हाँ, गांधी जी तो बच गए, लेकिन क्या आपको पता है बतख मियाँ का क्या हुआ? इरविन ने उन्हें बेरहमी से पीटा, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनकी जमीन छीन ली गई और उनके घर को सचमुच जमींदोज कर दिया गया। तो मेरा तर्क ये है कि कार्यप्रणाली और कानूनी दांवपेच अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो अदम्य इच्छा शक्ति इन गुमनाम नायकों ने दिखाई, वो इस आंदोलन की असली रीढ़ थी। अगर बतख मियाँ उस रात कमजोर पड़ जाते तो आज हम किस सत्याग्रह की बात कर रहे होते? देखिए, मैं बतख मियाँ के उस अभूतपूर्व बलिदान के सामने पूरी तरह नतमस्तक हूँ। उनकी हिम्मत ने वाकई इतिहास को बचाया। लेकिन मैं फिर भी अपने मूल तर्क पर वापस आऊंगी। इतिहास में ऐसे अनगिनत बलिदान हुए हैं जो एक क्रूर व्यवस्था के सामने इसलिए व्यर्थ चले गए क्योंकि उनके पास ब्रिटिश कानूनी तंत्र को व्यवस्थित रूप से चुनौती देने की कोई ठोस रणनीति नहीं थी। लेकिन रणनीति से पहले बीच में बोलते हुए बस एक सेकंड। भावनाएं और बलिदान तब तक व्यवस्था नहीं बदल सकते जब तक वे एक अचूक रणनीति से न जुड़े हों। मैं बस इतना कह रही हूं। ठीक है, मैं समझता हूं आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन रणनीति की बात करने से पहले हमें उस क्रूर व्यवस्था के कार्यप्रणाली को गहराई से समझना होगा।
हमें चंपारण के अर्थशास्त्र को समझना होगा। श्रोताओं को ये महसूस होना चाहिए कि चंपारण में वास्तव में किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी थी कैसी। वहां 3 कठिया प्रणाली लागू थी, जो कि शोषण का सबसे भयानक रूप था। बिल्कुल, लेकिन इसे थोड़ा तकनीकी रूप से बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। 3 कठिया का मतलब था कि हर किसान को अपनी जमीन के 20 कट्ठा, जो कि वहां जमीन मापने की एक इकाई है, उसमें से 3 कट्ठा पर अनिवार्य रूप से नील उगाना ही होगा। 20 में से 3 कट्ठा। हाँ, अब सुनने में शायद ये बहुत बड़ा हिस्सा ना लगे, ये जमीन का सिर्फ 15% है, लेकिन असली समस्या नील के पौधे के विज्ञान में थी। नील या इंडिगो के पौधे की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और वे मिट्टी से सारा नाइट्रोजन, सारे पोषक तत्व पूरी तरह खींच लेती हैं। एक तरह से जमीन की पूरी बैटरी ड्रेन कर देती हैं। एकदम सही उपमा है। जिस जमीन पर एक बार नील उग गया, वो जमीन पूरी तरह बंजर हो जाती थी। आप उस पर चावल या गेहूं नहीं उगा सकते थे। यानी मकान मालिक आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपने ही खेत के सबसे उपजाऊ हिस्से को हमेशा के लिए बर्बाद कर दें, सिर्फ उसके फायदे के लिए। और विडंबना देखिए, वो नील उगाने के लिए भी किसानों को जो कीमत दी जाती थी, वो बाजार भाव से बहुत बहुत कम होती थी। वो बागान मालिकों द्वारा मनमाने ढंग से तय की जाती थी। ठीक यही बात। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आर्थिक मोड़। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में, विशेषकर जर्मनी में, सिंथेटिक डाई या कृत्रिम रंग आ गया। ये प्राकृतिक नील से बहुत सस्ता था और कारखानों में भारी मात्रा में बन सकता था। हाँ, तो वैश्विक बाजार में चंपारण के प्राकृतिक नील की मांग अचानक डूबने लगी। अब अंग्रेज बागान मालिक भारी नुकसान में थे, तो उन्होंने अपनी इस आर्थिक हार का बोझ किस पर डाला? उन्हीं गरीब किसानों पर। और इसके लिए उन्होंने 2 बेहद क्रूर तरीके निकाले, शराबेशी और तवान। मैं चाहूंगी कि आप श्रोताओं के लिए इन दोनों अवधारणाओं को थोड़ा और स्पष्ट करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जरूर। शराबेशी का सीधा सा मतलब था लगान में वृद्धि। चूंकि अंग्रेजों को नील से नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने किसानों पर 50 से 60% तक किराया बढ़ा दिया। लेकिन तवान इससे भी कहीं अधिक क्रूर था। तवान एक तरह का माफिया प्रोटेक्शन रैकेट था। प्रोटेक्शन रैकेट कैसे? अंग्रेजों ने किसानों से कहा कि चूंकि अब हमें नील नहीं चाहिए, तो हम तुम्हें 3 कठिया प्रणाली से आजाद कर देंगे। लेकिन इस आजादी की एक कीमत थी। उन्होंने किसानों से एक बहुत बड़ी एकमुश्त रकम मांगी, जिसे तवान कहते हैं। ये रकम कभी कभी 100 रुपए प्रति बीघा तक होती थी। उस जमाने में एक गरीब किसान के लिए ये एक रियासत की कीमत के बराबर था। और अगर किसान के पास नकद पैसा ना हो तो? क्योंकि जाहिर है किसानों के पास इतना पैसा तो था नहीं। तो उससे बंधक बॉन्ड या आहत दस्तावेज लिखवा लिए जाते थे, जिस पर 12% सालाना ब्याज लगता था। जरा इस क्रूरता को समझिए। किसान को एक ऐसी फसल न उगाने के लिए पैसे देने पड़ रहे थे, जिसे उगाना अंग्रेज खुद भी नहीं चाहते थे। मतलब आजाद होने के लिए अपनी ही बर्बादी का पैसा चुकाना? बिल्कुल। तो मेरा मुख्य तर्क ये है कि जब 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम आया और 3 कठिया प्रणाली खत्म हुई, तो वह केवल गांधी जी की जीत नहीं थी, वह ब्रिटिश बागान मालिकों की अपनी आर्थिक मजबूरी भी थी। वे वैसे भी इस घाटे के व्यापार से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता खोज रहे थे। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मैं समझती हूँ कि आप जर्मन डाई वाले आर्थिक तर्क को इतनी मजबूती से क्यों रख रहे हैं। ये एक वैध बिंदु है, लेकिन आप इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। आप 1914 से 1918 के समय को भूल रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्ध का नील की खेती से क्या सीधा संबंध? बहुत गहरा संबंध है। देखिए, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन और जर्मनी दुश्मन बन गए। जर्मनी से सिंथेटिक रंग का आना रातों रात बंद हो गया। प्राकृतिक नील का कोई और विकल्प नहीं बचा। इसका नतीजा क्या हुआ? तो क्या मांग फिर से बढ़ गई? बिल्कुल। चंपारण के प्राकृतिक नील की मांग वैश्विक बाजार में अचानक फिर से आसमान छूने लगी। जो बागान मालिक तवान लेकर किसानों को छोड़ रहे थे, उन्होंने रातों रात अपना रंग बदला और किसानों पर फिर से नील की खेती करने का दबाव बढ़ा दिया। उन्हें तो भारी मुनाफा दिख रहा था। ये एक अलग नजरिया है। तो इसलिए ये कहना कि वे वैसे भी इस व्यापार से बाहर निकलना चाहते थे, ये पूरी तरह से सच नहीं है।
और दूसरी बात, ये संघर्ष केवल अर्थशास्त्र के बारे में नहीं था, ये एक अमानवीय भयतंत्र के बारे में था, एक फियर मशीनरी थी। देखिए, भयतंत्र अपनी जगह है, लेकिन जब पेट खाली होना तो सारा भय अर्थशास्त्र से ही पैदा होता है। नहीं, मैं इससे असहमत हूँ। ये सिर्फ पेट का सवाल नहीं था, ये आत्मसम्मान को कुचलने का सवाल था। जरा इस भयतंत्र के कुछ उदाहरण सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में 40 से अधिक प्रकार के अवैध करों की सूची बनाई थी, जिन्हें अबवाब कहा जाता था। आप तवान और शराबेशी की बात कर रहे हैं, जरा मरवाज के बारे में सोचिए। मरवाज लिए गोरे बागान मालिक को कर देना होगा। ये तो हद है। और सुनिए, गहवाई नाम का एक और कर था। अगर किसी अंग्रेज बागान मालिक के पैर में घाव हो गया है और उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो उस इलाज का पूरा खर्च चंपारण के किसान उठाएंगे। क्या आप इसे महज अर्थशास्त्र कहेंगे? नहीं, ये शोषण का चरम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक दास्ता थी। गांधी जी की जीत कोई अर्थशास्त्र की गणितीय जीत नहीं थी, ये इस अमानवीय भय तंत्र को तोड़ने की नैतिक जीत थी। जब गांधी जी ने उन 8000 किसानों को बिना डरे पुलिस के सामने शांति से सच बोलने का मंच दिया, तो उन्होंने तिनकठिया प्रणाली को बाद में तोड़ा। सबसे पहले उन्होंने उस मनोवैज्ञानिक दास्ता को तोड़ा। उन्होंने किसानों के मन से गोरे साहब का खौफ निकाल दिया, ये आप कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर ये इतनी ही बड़ी नैतिक जीत थी तो मुझे एक बात समझाइए। जब चंपारण कृषि जांच समिति बैठी, जिसके गांधी जी खुद एक आधिकारिक सदस्य थे, तो अंतिम समझौता क्या हुआ? 25% रिफंड का। हाँ, गांधी जी ने अवैध रूप से वसूले गए तवान का 100% वापस क्यों नहीं मांगा? चलिए 100 छोड़िए, कम से कम 50% वापसी की मांग क्यों नहीं की? उन्होंने केवल 25% रिफंड पर समझौता क्यों कर लिया? यह एक बहुत ही प्रासंगिक और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। जरा सोचिए इस बारे में। जिन किसानों का खून चूसा गया, जिनकी जमीनें बंजर कर दी गईं, जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया, उन्हें उनके ही लूटे गए पैसे का केवल 25% वापस मिला। क्या ये पूर्ण न्याय था? ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ब्रिटिश बागान मालिक वैसे भी इस व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, और ये समझौता दोनों पक्षों की एक राजनीतिक मजबूरी थी। तो आपको लगता है गांधी जी कमजोर पड़ गए थे? अगर गांधी जी का पलड़ा इतना ही भारी था, तो उन्होंने पूरा पैसा क्यों नहीं लिया? देखिए, जब ये समझौता हुआ था, तब गांधी जी के अपने सहयोगियों ने भी ठीक यही सवाल पूछा था कि आखिर 25% क्यों? लेकिन यहीं पर हमें एक राजनेता और एक युग दृष्टा के बीच का अंतर समझना होगा। गांधी जी की मनोवैज्ञानिक दूरदर्शिता को समझिए। एक तुलना करते हैं। मान लीजिए एक बहुत शक्तिशाली अजय साम्राज्य है, एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूरज कभी नहीं डूबता, जिसने आपको सदियों से जूतों तले कुचल कर रखा है। वो साम्राज्य न तो कभी माफी मांगता है और ना ही कभी झुकता है। हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य का अहंकार उस वक्त अपने चरम पर था। बिल्कुल। अब जब वो साम्राज्य पहली बार कानूनी रूप से अपनी गलती मानता है और लूटा हुआ पैसा, चाहे वो महज 25% ही क्यों ना हो, वो वापस करने को मजबूर होता है, तो वो केवल पैसा नहीं लौटा रहा होता, वो अपना अहंकार, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी अजेय सत्ता का भ्रम वापस कर रहा होता है। अच्छा, तो आपकी कहने का मतलब है कि उस 25% राशि से ज्यादा उस कृत्य का प्रतीकात्मक महत्व था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 100%। ब्रिटिश बागान मालिकों के लिए अपनी जेब से एक पाए भी वापस करना एक अभूतपूर्व अपमानजनक हार थी। गांधी जी के लिए वो 25% की आर्थिक राशि मायने नहीं रखती थी, बल्कि ब्रिटिश शासन का घुटने टेकना मायने रखता था। इस एक घटना ने, इस 25% के रिफंड ने पूरे भारत के किसानों को एक झटके में ये संदेश दे दिया कि ब्रिटिश अजेय नहीं हैं। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है, मैं मानता हूं। उन्हें भी कानून और सत्य के बल पर झुकाया जा सकता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्या वे वहां टिके रहे? नहीं। 1 दशक के भीतर ही सारे अंग्रेज बागान मालिक अपनी जमीनें और कोठियां छोड़कर चंपारण से हमेशा के लिए चले गए। ये उस 25% के समझौते का ही मनोवैज्ञानिक प्रहार था। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि
उस 25% के समझौते ने ब्रिटिश अजेयता के तिलिस्म को तोड़ा। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, लेकिन फिर भी हमें जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये समझौता उस रिपोर्ट पर आधारित था जिसे बनाने के लिए जिन 8000 किसानों ने अपनी जान और अपने परिवारों को जोखिम में डालकर गवाही दी, वे उसी जमीनी स्तर के गुस्से का परिणाम थे जिसे राजकुमार शुक्ल ने जगाया था। हाँ, राजकुमार शुक्ल का योगदान अतुलनीय है। क्या आपको याद है शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए किस हद तक प्रयास किया था? वह एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा थी। वो केवल एक यात्रा नहीं थी, वो एक भारतीय किसान की अदम्य जिद थी। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में शुक्ल जी ने मंच से कहा था कि उन्हें वहां बोलने पर अंग्रेजों से क्या सजा मिलेगी उन्हें नहीं पता, लेकिन वे बोलेंगे। उन्होंने पूरे कांग्रेस अधिवेशन का ध्यान चंपारण की ओर खींचा। बिल्कुल। और जब गांधी जी ने कहा कि उन्हें समय लगेगा, वे अभी नहीं आ सकते, तो शुक्ल जी पीछे नहीं हटे। वे गांधी जी के पीछे पीछे कानपुर गए। जब गांधी जी साबरमती आश्रम वापस गए तो ये सो कॉल्ड अज्ञानी और अनपढ़ किसान वहां भी पहुंच गया। उसने सीधे गांधी जी से कहा, अब तो कोई तारीख तय कर दीजिए। हाँ, गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे इस किसान की जिद से बंध गए थे। बिल्कुल। फिर जब गांधी जी कलकत्ता गए तो शुक्ल जी वहां भी उनका इंतजार कर रहे थे। अगर शुक्ल जी की वो अदम्य जिद नहीं होती, अगर वो बार बार गांधी जी का दरवाजा नहीं खटखटाते, तो चंपारण का मुद्दा कभी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आ पाता। खुद गांधी जी को स्वीकार करना पड़ा कि वे चंपारण की भौगोलिक स्थिति और नील की खेती की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये सच है। तो मेरा तर्क सिर्फ इतना है कि एक नेता या एक रणनीतिकार बेशक बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब तक इंजन में ईंधन न हो, जब तक जमीन पर आग न लगी हो, दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता। आपकी ये इंजन और ईंधन वाली उपमा बहुत सटीक है और मैं इससे बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं कि चंपारण के किसान वो ईंधन थे। लेकिन जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। ये ईंधन तो 1857 से जल रहा था। भारत के अलग अलग हिस्सों में किसान बार बार जल रहे थे, अपनी जमीनों के लिए विद्रोह कर रहे थे और हर बार बेरहमी से कुचले जा रहे थे। चंपारण सत्याग्रह इस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे नैतिक स्पष्टता, साक्ष्य आधारित जांच और शांतिपूर्ण जन भागीदारी, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं, एक क्रूर व्यवस्था को घुटने टेकने पे मजबूर कर सकती है। चंपारण का एक और बहुत बड़ा असर हुआ जिसकी हम अक्सर चर्चा नहीं करते। वो क्या? गांधी जी के वहां जाने से क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे बड़े शहरी बुद्धिजीवी और वकील, जो उस समय पश्चिमी कपड़े पहनते थे और जिन्होंने पहले कभी किसानों के बीच रहकर उनकी पीड़ा को नहीं समझा था, वे पहली बार ग्रामीण किसानों से जमीनी स्तर पर जुड़ गए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। उन्होंने किसानों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। भारत का शहरी मध्य वर्ग और पढ़ा लिखा तबका पहली बार ग्रामीण भारत की असली खून पसीने की पीड़ा से जुड़ा। ये गांधी जी के उत्प्रेरक नेतृत्व के बिना किसी भी सूरत में संभव नहीं था। मैं शहरी बुद्धिजीवियों और ग्रामीण किसानों के इस जुड़ाव के बिंदु को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। ये सचमुच एक बड़ा सामाजिक बदलाव था जिसने आगे चलकर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तय की। बिल्कुल। फिर भी एक निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहूंगा कि हालांकि नेतृत्व की भूमिका और सत्याग्रह की नई पद्धति महत्वपूर्ण थी, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस क्रांति के वास्तविक जनक वे शोषित किसान थे। उन्होंने अपनी असीमित पीड़ा के बीच भी हार नहीं मानी। सही कहा। उन्होंने राजकुमार शुक्ल के रूप में अपना एक दृढ़ प्रतिनिधि भेजा। उन्होंने अपनी जमीन, अपने जानवर और अपना आत्मसम्मान खोने के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ बेखौफ गवाही देने का साहस जुटाया। और इसके साथ ही सिंथेटिक डाई के कारण जो वैश्विक आर्थिक बदलाव आ रहा था, उसने इस क्रूर व्यवस्था के अंत को सुनिश्चित करने में एक बहुत बड़ी अघोषित भूमिका निभाई। और मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करूंगी कि चंपारण केवल एक स्थानीय जीत नहीं थी, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आगामी कार्यप्रणाली का एक ब्लूप्रिंट था। इसने पूरे देश को ये सिखाया कि गुस्सा और घृणा
कभी भी तर्क, दस्तावेजीकरण और सत्य की शांतिपूर्ण दृढ़ता का मुकाबला नहीं कर सकते। तो शायद हम दोनों इस बात पर गहराई से सहमत हो सकते हैं कि इतिहास और सत्य अक्सर बहुत जटिल होते हैं। कोई एक कारण कभी भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बिल्कुल। चंपारण की ऐतिहासिक सफलता के लिए गांधी जी का उत्प्रेरक नेतृत्व और किसानों के दशकों लंबे संघर्ष रूपी ईंधन दोनों की ही समान रूप से आवश्यकता थी। दोनों में से किसी एक के भी बिना ये क्रांति अधूरी रह जाती। मैं श्रोताओं से यही कहूंगा कि अगर आप चंपारण के इन गुमनाम नायकों पीर मोहम्मद मुनीस, बतक मियां और तीन कठिया प्रणाली के दर्दनाक विज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो मूल दस्तावेजों का अध्ययन जरूर करें। इतिहास अक्सर उन कहानियों में बसता है जो बड़ी सुर्खियां नहीं बन पाती। बहुत सही कहा आपने। जैसे कि हमने शुरुआत में उस इमारत के ढहने की बात की थी, कभी-कभी एक पुरानी और क्रूर इमारत को गिराने के लिए दीमकों की दशकों की मेहनत और एक कुशल वास्तुकार द्वारा सही दिशा में लगाया गया आखिरी प्रहार, दोनों की ही जरूरत होती है। अब आप खुद तय करें कि आप इस इतिहास को किस नजरिए से देखते हैं। हमें यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।